Good morning, ma'am, and good morning to all my friends. I am Saurabh Kumar, a student of Central Institute of Haryana. My roll number is 200126. Under the supervision of Mr. Meenakshi Rawat, Assistant Professor, School of Education, CUH. My topic is Policies Guideline on Inclusive Education, UNESCO 2009. मतलब समावेशी शिक्षा पर नीतिगत दिशा निर्देश 2009. U for United, N for nation, E for educational, S for scientific, C for cultural and O for organization. हम बात करें तो एक ऐसी शिक्षा, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, U फॉर क्या बोले, यूनाइटेड, N फॉर नेशन, E फॉर एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक, C फॉर कल्चरल एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन. तो यूनेस्को का एक फुल फॉर्म है. इसका हेड क्वार्टर पेरिस, जो कि फ्रांस में है. तो जो मेरा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग है कि यह पॉलिसी आखिर जो पॉलिसी गाइडलाइन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन में समावेशी शिक्षा पर नीतिगत दिशा निर्देश आखिर लाने का मकसद क्या था, क्यों लाया गया, क्यों इस तरह का मीटिंग की गई. जिसका लाने का एक ही मकसद था कि इंक्लूजन जो था, जो इंक्लूसिव एजुकेशन था, एजुकेशन फॉर ऑल, उसको बढ़ावा देने था. तो मैं एक एक इम्पोर्ट इसमें हर एक बात को इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा. जैसे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं कि हम लोग इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एंड अदर सेंटर ऑफ लर्निंग टू कैटर फॉर ऑल द चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग बॉय एंड गर्ल, स्टूडेंट फ्रॉम इथनिक एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रूरल पॉपुलेशन, दोज अफेक्टेड बाय HIV and AIDS, and those with disability and difficulty in learning, and to provide learning opportunity for all youth and adult as well as. तो इसमें क्या होता है कि चाहे वह बच्चा HIV एड्स से संक्रमित हो, चाहे बच्चा वह क्यों ना किसी डिफिकल्टी को झेल रहा हो, चाहे इकोनॉमिकल स्टेटस से हो या किसी प्रकार से हो, तो आप उसे बाहर नहीं रख सकते. आपको उसे उस शिक्षा के अंदर लाना ही होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर. इसी के लिए वहाँ पे मीटिंग रखा गया था. और इस मीटिंग में कुछ ऐसा कॉन्फ्रेंस रखा गया था कि जो हम लोग इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे लाकर करें, और पूरे देश में इस नियम को जो है कानून बनेगा उसको फॉलो करवाना है. चाहे यह कानून किसी प्रकार का बने, चाहे आपको चाहे वो लेबर के लिए बने, लेबर चार्ज के लिए बने, या फिर डिसेबिलिटी बच्चा के लिए बने, जिसके लिए बने उसको जो देश के सरकार होगा उसको इम्प्लीमेंट कराना ही होगा. तो हम बात करते हैं कि जो इसमें इसका आने का कारण यह हुआ कि जो एजुकेशन फॉर ऑल गोल था उसका एक ही कारण था, सभी को इन्रोलमेंट कराना. लेकिन देखा गया कि 75 लाख बच्चे, जो 75 लाख बच्चे हैं, अभी भी 75 लाख बच्चे जो हैं स्कूल से बाहर हैं, और 774 लाख ऐसे जो एडल्ट हैं जो कि उनको लिटरेसी स्किल पता ही नहीं, मतलब वो भी शिक्षा से मतलब अशिक्षित हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं रहा. ये सब क्या हो गया, ये सब एक्सक्लूडेड हो गए. तो इस पॉलिसी का पर्सपेक्टिव ही था इसको ले आओ, और जो भी बच्चा, जो भी holistic approach education reform and the changing the way to education system tackles exclusion without clear unified national strategy to include all learner, many country will not achieve the education for all goal to 2015. मतलब कि यहाँ का नाम था कि जितने भी बच्चे एक्सक्लूडेड हैं उनको लाना था अंदर, जबकि इस लाने में 2015 तक का गोल रखा गया था कि अभी तक 2015 तक अभी तक बच्चा कोई आया ही नहीं पाया है, मतलब कि अभी तक जो जो इनका अचीवमेंट था वो अभी नहीं पाए हैं. विल सीरियसली अफेक्ट द अटेनमेंट ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल. इसके कारण ही जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चला था वो भी इससे प्रभावित हो रहा था. तो उन्होंने कहा कि इस गाइडलाइन को डिस्कशन हमारा जो था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ऑन एजुकेशन इन जेनेवा 2008 में, कहता है कि एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द मीटिंग हैव बीन व्यूल्ड इनटू दिस फाइनल वर्जन. वी होप दैट they will serve as a resource for policy maker, teacher and learner, community leader and member of civil society in their effort to promote more effective strategy for reaching the education for all goal. कहता है कि चाहे वो पॉलिसी मेकर का जो स्रोत है, जो जैसे वो बनाएंगे, चाहे शिक्षक, चाहे फिर जो लर्नर होंगे, चाहे जो कम्युनिटी हैं, चाहे फिर जो लीडर हमारे हैं, चाहे जो मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी के हैं, उनको यह दायित्व दिया गया कि आप इस पर एफर्ट लगाएं
जितना ज़्यादा आप इस पे स्ट्रेटजी लगाएंगे उतना ही तेजी से एजुकेशन फॉर ऑल का जो गोल है वह पूरा हो पाएगा। देखिए, टुडे मोर देन 75 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ द प्राइमरी स्कूल एज आर नॉट इनरोल्ड इन स्कूल। इट मीन्स दीज चिल्ड्रन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन सेंटर। आज के दिन में जो 75 लाख बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के एज से बाहर हैं, उनका बाहर होने के कारण कौन कौन से कारण हैं, जैसे कौन कौन से बच्चे हैं जो इस तरह से बाहर रखे गए हैं, वो इस प्रकार हैं। कहा जाता है कि इसमें से आधे से तो ज़्यादा लड़कियां हैं, साथ में जो रूरल और रिमोट कम्युनिटी के बच्चे हैं वो भी बाहर हैं अभी तक। अर्बन स्लम चिल्ड्रन बच्चे बाहर हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी मीन्स कहे तो विकलांग बच्चे भी बाहर हैं। वर्किंग बच्चे भी बाहर हैं। इंडिजिनियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक मतलब कि भाषाई अल्पसंख्यक, नोमैडिक चिल्ड्रन जो जो बच्चे HIV एड्स से संक्रमित हैं वो भी अभी तक बाहर हैं। गरीबी और अदर फैक्टर भी बहुत सारा कारण है जिसके कारण बच्चे एक्सक्लूडेड हैं, इंक्लूडेड नहीं है। और जेंडर डिफरेंसेस जो है जिसके कारण बच्चा बहुत सारे बाहर हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके जो मतलब कि इस चलते बच्चे क्या हो गए हैं, अपना क्षेत्र से बाहर हैं, जो चाहिए था उनको नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो इस तरह का ये चीज हुआ, मतलब कि आपको ये 11 या पता होना चाहिए कि इस कारण से बच्चे क्या है, एक्सक्लूडेड हैं। अब इनको क्या करना है, इंक्लूडेड। तो ये जब एक्सक्लूडेड हैं, जब यहाँ पे सब बच्चे एक्सक्लूड कर लिए गए हैं, मतलब कि एक्सक्लूड हैं, तो एक्सक्लूड से कहाँ जाएंगे हम लोग, इंक्लूड की ओर। कहाँ जाएंगे, इंक्लूड की ओर। तो एक्सक्लूड से हम लोग इंक्लूड कर पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ जाने के लिए कुछ कुछ हम लोग गोल करना होगा, कुछ ना कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट इवेंट करना होगा। तो कुछ ना कुछ फिर ऐसा ऐसा कॉन्फ्रेंस करना होगा जिससे हमको बेनिफिट मिलेगा, और सब बच्चे किसके अंदर आ जाएंगे, इंक्लूजन के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। देखिए, जैसे कुछ बच्चे हमने बताया, कुछ बच्चे जो बच्चे वो होते हैं, आप देख सकते हैं इस बच्चे को जो अभी एक्सक्लूडेड है, शिक्षा इनको चाहिए तो शिक्षा, लेकिन ये बाहर चल रहे हैं। जो अभी शिक्षा मतलब बहुत कम उम्र में ये जो गर्ल है, मतलब अब इनको चाहिए शिक्षा चाहिए था, यह वर्क में लगी हुई है। बच्चे को शिक्षा की जरूरत थी, बच्चे अभी वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं HIV एड्स के चलते बच्चे को बाहर रख दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बच्चे को सम्मिलित तो कर लिया गया है, पढ़ाया भी जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे बाहर है, खुद से ही ट्राई कर रहा है। यह बच्चा जो है डिसेबिलिटी है, तो इसको भी मतलब कि अगर इसको आप बाहर नहीं रख सकते, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब को इंक्लूड करना है, मतलब कि एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इंक्लूड में। तो जब एक्सक्लूड से इंक्लूड में जाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉलिसियाँ, कुछ ना कुछ गोल, कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा लगाया गया होगा, वो सबको हम लोग को करना होगा। तो हम लोग अब चलते हैं आगे। प्रमोटिंग इंक्लूजन, आखिर इंक्लूजन को प्रमोट क्यों करें, इसका कारण कैसे कर सकते हैं। तो प्रमोट करने के लिए हम लोग को स्टिमुलर डिस्कशन करना पड़ेगा, मतलब कि उत्तेजक बहस होना पड़ेगा। हम लोग उसको बहुत बड़े बड़े मंचों पर रखेंगे कि इंक्लूजन को उसकी जो गुणवत्ता है उसको बताएंगे कि हाँ इंक्लूजन इसके कारण हमें चाहिए। इंक्लूजन होने से बहुत ज़्यादा जो बच्चे बाहर हैं, जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो वह हमें आएंगे। जैसे जो स्पेशल नीड के एजुकेशन के बच्चे हैं, तो क्या करेंगे, मतलब वो तो स्पेशल है, मतलब वो बाहर हैं। तो बाहर बाहर का मतलब क्या, वो उनको जो चाहिए, जो समाज के साथ है उससे जुड़ाव नहीं है, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल खोल दिया गया है। तो वहाँ पे बच्चे अपना उतना विकसित नहीं कर पाएंगे जितना कि आकर बच्चा एक इंक्लूजन में अपना अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। उनको क्या करना पड़ेगा कि शिक्षा संरचना और सरकार में नई मांग का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना और शिक्षा और सामाजिक ढांचे में सुधार करना होगा। जो भी शिक्षा का ढांचा हो, जो स्ट्रक्चर है, जैसे जो भी न्यू डिमांड चाहिए एजुकेशन क्षेत्र में, तो सरकार को इस चीज को ध्यान रखकर उसको प्रमोट करे, स्ट्रक्चर को बदले। जैसे कि अब स्ट्रक्चर को बदलने का मतलब कि कहीं स्कूल जो बनाए वो डिसेबिलिटी बच्चे के लिए भी बनाए, बच्चा बनाए, तो अगर जो बच्चे ब्लाइंड है उनके लिए भी बनाए। इस तरह का सरकार क्या करे, ले। इट इन्वॉल्व इम्प्रूविंग इनपुट, इसमें जितना भी इम्प्रूव करने वाला इनपुट होगा उसको सम्मिलित कर लेने के लिए बात कहा गया। इसमें बात किया गया कि सीखने को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया और वातावरण सीखने वाले स्तर पर, उसके सीखने के माहौल में और सिस्टम स्तर पर पूरे सीखने के अनुभव का समर्थन करने के लिए भी चाहिए। जैसे कि आप जो भी इन्वायरमेंट मिलेगा तो आपको क्या करना चाहिए, आप उस बच्चे जो बच्चे उसको बच्चे को आप सिखाइए, उस बच्चे को आगे बढ़ाइए। उस चीज़ को जो भी सिस्टम लेवल पे उसको आप सपोर्ट कीजिए कि नहीं यहाँ पे इस बच्चे को इस चीज़ से एक्सपीरियंस चाहिए, लर्निंग यहाँ चाहिए, तो वहाँ पे उससे हमारा इंक्लूजन प्रमोट होगा। कहता है कि
उपलब्धियां सरकार की इच्छा और अपनाने की क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे कि जब सरकार को जब ये जो भी यहाँ पे जो नियम्स बनेंगे, एजुकेशन फॉर ऑल बनेंगे, चाहे जो भी एजुकेशन फॉर ऑल हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन हो गया, ये सब जितने भी हैं उस सरकार क्या करें, जैसे डिसेबिलिटी है तो उसका प्रमोट सरकार क्या करे, उसको फॉलो कराना होगा सरकार को, उस तरह का नियम बनाने होंगे, कानून बनाने होंगे, जिसके कारण ही तभी समाज और सरकार इस चीज पर निर्भर करे। जैसे गरीब नीति पॉलिसी सरकार को देखना होगा कि जो एक्सक्लूडेड हैं गरीब के कारण, उसके लिए क्या करना चाहिए। या फिर जो शिक्षा पर इक्विटी और सार्वजनिक मतलब मुद्दे से बाहर हैं, तो वहाँ पे देखना चाहिए कि आखिर इनको शिक्षा तो इक्वलिटी रख लेकिन इक्विटी इनको नहीं मिल पा रहा है, तो उस चीज़ को सरकार को ध्यान रखना चाहिए। डेवलपिंग इंटरसेक्टरल लिंकेज एंड अप्रोचिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एज ए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, चाहे क्षेत्रीय जुड़ाव को विकसित करना हो या समावेशी शिक्षा को आजीवन सीखने के घटक तत्व के रूप में अपनाना चाहिए कि नहीं, ये हमारा जिंदगी मतलब लाइफ टाइम तक सीखते रहेंगे जब तक कि हमें जिंदगी है। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन से ही क्या होता है, मतलब समावेशी शिक्षा होता है, चाहे शिक्षा आपको किसी भी चीज तरीके से हो, वहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन में इस चीज को शिक्षा मिलता है। तो हमको प्रमोशन इंक्लूसिव को चाहिए। कहता है कि इंपॉर्टेंट गोल एंड प्रोग्राम फॉर द इंक्लूसिव, कुछ कुछ ऐसा अब मैं बता चुका हूँ कि अब जैसे इनको जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको मतलब प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ गोल चाहिए, प्रोग्राम करेंगे तभी तो ये संभव है। तो पहला एजुकेशन फॉर ऑल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजुकेशन फॉर ऑल का जो मतलब कि बढ़ावा देने का जो मेन मकसद है वह किस में, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दो गोल थे जो सरकार ने इस तरह का इंटरनेशनल प्रोग्राम इस रखा गया था जब 2008 में इस तरह का बात चल रहा था वहाँ पे। तो इसका मेन फोकस था, द मेन फोकस ऑफ दिस गोल टू इनरोल ऑल चिल्ड्रेन हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लर्निंग, जो बच्चे बाहर है उनको सम्मिलित करने का मेन मकसद था, इस जो गोल था। उसका था मोर अटेंशन इज आल्सो बीइंग पेड टू द मेनी चिल्ड्रन यंग पीपल हु अटेंड स्कूल। कहता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्कूल तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन वह सीखने से बाहर हैं, वंचित हैं, वह अपने पूरे शिक्षा की साइकिल जो होता है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और एक अच्छा एजुकेशन जो होता है, गुड क्वालिटी एजुकेशन, वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ड्रॉप ऑफ नंबर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड इंक्रीजिंग एनरोलमेंट रेट, देयर इन नाउ स्ट्रॉन्गर फोकस टू दोज लर्नर हु आर स्टिल आउट ऑफ द हार्ड टू रीच। कहता है कि यह डेमोन्स्ट्रेट ड्रॉप जो बच्चे थे उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एनरोलमेंट कराया जाए, और साथ में एक स्ट्रॉन्गर फोकस भी देखा गया कि जो लर्नर थे उनको अगर पहुंचने में दिक्कत हो स्कूल, तो उनके लिए एक बेहतर सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। वह इस गोल का मकसद, मतलब कि जो एम था, जो प्रोग्राम चला था एजुकेशन फॉर ऑल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वह इस चीज़ का इसका एम था। पहला क्या हम बताएं कि फोकस ऑन ऑल दिस गोल इनरोल्ड ऑल चिल्ड्रन हु एक्सक्लूडेड, जो बाहर थे। उसके बाद जो बच्चे तो हैं लेकिन वो अच्छा शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उस साइकिल को पढ़ने का वहाँ पे है। इसका थर्ड था, इसका मेन फोकस हुआ कि जो बच्चे बाहर हैं उनको जितने जितने सम्मिलित कर लिया जाए, और उसको जो इम्पोर्टेंट फोकस था लर्नर का सीखने पर, मतलब पहुंचने पे, तो उनको इस चीज़ का सुविधा दिया जाए। अब ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम एक चलाया गया। इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम इन दिस प्रोग्राम जो प्रोग्राम था, इन दिस प्रोग्राम टू इम्प्रूव चिल्ड्रेन वेल विंग, साथ में प्रिपेयर देम फॉर द प्राइमरी स्कूल स्कूल एंड गिव बेटर चांस ऑफ सक्सीडिंग वंस दे आर इन स्कूल। कहता है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको एक तरह का बढ़ावा मिले और बच्चे काफ़ी आगे तक निकलें। यदि कोई बच्चा इस अपॉर्चुनिटी को नहीं डेवलप कर पाता है, तो देयर पोटेंशियल थ्रू एजुकेशन देयर ऑन फर्दर फैमिली आर आल्सो एट रिस्क स्टेइंग पुअर और स्लाइडिंग इनटू द मोर क्रॉनिक पॉवर्टी। अगर इस चीज़ को नहीं मानता है तो गरीबी से झेल नहीं रहा है, लेकिन इसका उसका उसके परिवार झेल रहे हैं, लेकिन वो अभी एक ऐसा समय आएगा कि वो अभी इस घनघोर जो भी गरीबी है उसके अंदर वो भी दब जाएगा। तो हमें चाहिए कि इस बच्चे को क्या करें, ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत उसको शिक्षा देना चाहिए। कहता है कि लर्निंग बिगिन बिफोर चिल्ड्रन गेट स्कूल, देयरफॉर लर्निंग तभी संभव से पहले बच्चे को कुछ ना कुछ शिक्षा मिलना चाहिए, और उनका संभव स्कूल में ही लर्निंग हो पाएगा। तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड इंक्लूसिव सोसाइटी। जो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम था वह इसलिए महत्वपूर्ण भी होता है कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी का, कौन सा, इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंक्लूसिव सोसाइटी का रोल निभाने में कौन सा केयर मतलब कि प्रोग्राम या फिर कौन सा गोल महत्वपूर्ण था सरकार के लिए, तो ECCE आप कह सकते हो यहाँ पे।
यह हमारे मेंटल हेल्थ के लिंक को जोड़ता है। ईयरली स्टिमुलेशन चिल्ड्रन को थ्रू एक्टिविटी लाइक क्रिएटिव प्ले, म्यूजिक, फिजिकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन फर्दर इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फोकस ऑफ द गोल। पूछ सकता है कि अब जो प्राइमरी स्टेज होता है बच्चे, क्योंकि इसका मतलब ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब कि बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देना, तो उनके लिए सबसे पहले कि उनका जो मेंटल हेल्थ वो कैसा काम कर रहा है उस पर ध्यान देना, ईयरली स्टिमुलेशन पर ध्यान देना, उसके बाद जो एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे, जो क्रिएटिव प्ले कर रहे हैं, जो क्या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उस सब पे ध्यान देना इसका मकसद था। अगला हुआ था द वर्ल्ड डिक्लेरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किए गए थे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है, जैसे वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल एडोप्टेशन ज्योमेट्री थाईलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल जो था वह कब किया गया था, 1990 में किया गया था, और कहाँ किया गया था, ज्योमेटियन में किया था। ज्योमेटियन कहाँ है, थाईलैंड में है, तो इसका महत्वपूर्ण है। दूसरा सेलेमेंका जो हुआ था 1994 में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशन एसेस टू क्वालिटी एंड हेल्ड इन सेलेमेंका 1994 में किया गया था। थर्ड था कि जो विजन था रीएफर्म किया गया था वर्ल्ड एजुकेशन फोरम मीटिंग डक्कर में 2000 में, जो कि इसका रिव्यू प्रोग्राम में 1990 में बन चुका था, लेकिन 2000 में फिर से इसको क्या किया गया था, रिव्यू करके लागू किया गया था। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आप मतलब एक हैं, याद कर लेना ही जरूरी होता है इस चीज़ों को। क्योंकि इसका पहला का जो था, जो वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल जो था, उसका कहना था कि आप सभी बच्चे, युवाएं और वयस्क के लिए शिक्षा का सार्वभौमिक और समानता को बढ़ावा देना। मतलब कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवाएं हैं, जितने भी वयस्क हैं, उनको क्या किया जाए, उनको उनको एक सार्वभौमिक माने कि यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन को, यूनिवर्सलाइजेशन शिक्षा दिया जाए, जिससे क्या होगा कि उनको एक अंदर से एक गुणवत्ता का भाव, और साथ में उनके एक कैपेसिटी होगी कि मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। साथ में इसमें क्या होता है कि इसका मतलब है कि ऐसी शिक्षा कि अवसरों में कई बाधाओं की पहचान करे और बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करने से करिए। मतलब कि जो वर्ल्ड डिक्लेरेशन एजुकेशन फॉर ऑल रखा था, इसमें बात कहा गया था। सेलेमनका में क्या कहा गया कि इसको तत्काल ध्यान विशेष आवश्यकता शिक्षा पर था। इसके निष्कर्ष में यह था कि विशेष शिक्षा और उत्तर और दक्षिण के देशों के लिए समान चिंता का मुद्दा अलगाव में आगे नहीं बढ़ सकता। इसे एक समग्र शिक्षा रणनीति की हिस्सा बनाना और वास्तव में नई सामाजिक और आर्थिक नीति का यह समान स्कूल के प्रमुख सुधारों का कारण बनता है। एक समावेशी शिक्षा प्रणाली तभी बनाई जा सकती है जब साधारण स्कूल अधिक समावेशी बने, और दूसरे शब्दों में यदि वे शिक्षित करने में या अपने समुदाय में बेहतर हो जाते हैं, तो वह क्या बन जाएगा, वह इंक्लूसिव एजुकेशन बन जाएगा। इसका बात किसने कहा था, सेलेमेंका में। सेलेमेंका का जो 1994 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि 300 पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंटिंग 92 गवर्नमेंट एंड 25 international organization considered the fundamental policy shift the required to promote the approaches of inclusive education, thereby enabling the school to serve all children, particularly those with a special education need। जिनको जो जरूरत है उसको यहाँ शिफ्ट करने की बात इसमें कह दिया था। उसके बाद कहा जाता है कि जो थर्ड था वो था विजन वाज रीअफर्म्ड बाय द वर्ल्ड एजुकेशन फोरम मीटिंग डक्कर अप्रैल 2000 हेल्ड अ रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द 99 इस 1990। इसमें क्या कहा गया था कि जो भी बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो डिसएडवांटेज जो नहीं कर पा रहे हैं, या जो रिमोट रूरल डूलर्स हैं, जो इथनिक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बच्चे हैं, जो यंग पीपल हैं, जो एडल्ट हैं, जो अफेक्टेड HIV एड्स से, जो हंगर से, पुअर हेल्थ से, आर दोज विद डिसेबिलिटी, स्पेशल लर्निंग नीड। इट आल्सो emphasized a special focus on girl and women pay. Inclusion is thus a progress and addressing the responding to diversity of needs of all children, youth and adults through the increasing participation in learning, culture and community and reducing the nation exclusion। मतलब कह दिया गया था कि चाहे वो किसी कारण से बच्चे क्यों ना बाहर हो, लेकिन उस सहारे को सम्मिलित करना आपका दायित्व बनता है। इसमें यही कहा गया था रेगुलर स्कूल इंक्लूसिव ओरिएंटेशन था। जो इसमें क्या मोस्ट इफेक्टिव मींस इन कॉम्बैटिंग डिस्क्रिमिनेट, जो हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेटिव बन रहा था उसको हटा देने के लिए कह दिया गया था। उसके बाद जो भी कम्युनिटी उसको वेलकम किया गया, बिल्डिंग ऐसा बिल्डिंग जो इंक्लूसिव सोसाइटी का बिल्डिंग इस तरह का बनाया गया। अचीविंग एजुकेशनल फॉर ऑल के लिए बात कहा गया। साथ में दे प्रोवाइड किया इफेक्टिव एजुकेशन को बात किया गया, इसमें इफेक्टिव एजुकेशन होगा। मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन इंप्रूव देयर एफिशिएंसी टू अल्टीमेट द कोस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटायर एजुकेशन सिस्टम का बात कही गई थी।
कहता है कि द कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहता है कि द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर आर आल्सो इम्फेसाइज ऑन दिस कॉन्फ्रेंस। जो कहा है कि जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चा का और जो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चा का, उसका भी बात का जिक्र इसमें कर दिया गया था, क्योंकि बोथ आर बेसिक लर्निंग टूल। दोनों सबसे ज्यादा सीखने के लिए एक यंत्र हैं, क्योंकि ए बेसिक लर्निंग कंटेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग टू बी एबल टू सर्वाइव, develop their full capacity, live and dignity, participate fully in development, improve the quality of life, make informed decision and continue learning। कह सकता है कि आप बच्चा कैसे रह सकता है, कैसे इंप्रूव कर सकता है अपने आप को, अपने क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकता है, चाहे कहीं इसको बच्चा को क्या करना चाहिए, मतलब कुछ सोचना ही है, किसी चीज़ का डिसीजन ही लेना है, तो कैसे अपने कॉग्निटिव से लेगा। अब इमोशनल क्या रहेगा कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, तो वहाँ से इमोशनल को मजबूत रखना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ का भी जिक्र हुआ था उस जितने भी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहे थे। ईएफए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005, इसमें क्या कहा गया था कि जो ईएफए एजुकेशन फॉर ऑल का था, उसके कुछ रिपोर्ट आया था 2005 में। इसमें कहा गया था कि जब भी लर्नर को, तभी आप समझ सकते हो जब लर्नर की आप कि उसकी जो जो डायग्नोसिस, मतलब कि आप जिसको वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझ सकोगे, तभी आप उसको बेहतर समझ पाओगे। क्योंकि लर्नर का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, लर्नर कोई तेज होता है, उसका कोई कम होता है, चाहे उसका बैकग्राउंड क्या होता है, उसका करेक्टरिस्टिक क्या है, उसका स्ट्रेटजी क्या है इंप्रूव करने के लिए, ये सब क्या होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 डायमेंशन जो था वो इस पर जिक्र किया गया था। पहला लर्नर करेक्टरिस्टिक। लर्नर करेक्टरिस्टिक कितने होते हैं, जैसे लर्नर का करेक्टरिस्टिक का मतलब कहने का होता है कि लर्नर को किस आधार पर हम बांट सकते हैं, जैसे पर्सनल करेक्टरिस्टिक, कॉग्निटिव, एकेडमिक करेक्टरिस्टिक, सोशल करेक्टरिस्टिक, इमोशनल करेक्टरिस्टिक, उसके बाद डिजिटल करेक्टरिस्टिक। कंटेक्स्ट में, चाहे वो कंटेक्स्ट फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो या फिर नॉन फॉर्मल हो, इनेबलिंग इनपुट, आप इसमें क्या मतलब इंस्ट्रक्शनल एबिलिटी क्या डाल रहे हो, जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग क्या है इसका, क्या रिमेम्बर, सॉरी अंडरस्टैंड कितना कर पा रहा है, उसके बाद अप्लाइंग कितना कर पा रहा है, उसके बाद एनालिसिस कितना कर पा रहा है, उसके बाद कितना क्रिएटिव कर पा रहा है, कितना चाहे फिर उसको आप कितना इवेल्युएशन कर सकते हैं, क्या कितना क्रिएटिव कर सकते हैं, तो बच्चा को वहाँ इनपुट देखना होता है। टीचिंग लर्निंग कौन सा यूज कर रहे हो आप, टीचिंग लर्निंग मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, ऑडियो विजुअल कर रहे हो कि लेक्चर मेथड यूज कर रहे हो, प्रोजेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, लेबोरेटरी मेथड यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे इसका भी काफ़ी चीज़ को देखा गया था। आउटकम क्या आ रहा है, जितना चीज़ों को प्रयोग करने के बाद वो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो उस चीज़ को देखा गया था। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, कहता है कि इंक्लूजन इज द सीन एज ए प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन, यूथ एंड एडल्ट थ्रू द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, कल्चर एंड कम्युनिटीज एंड रिड्यूसिंग इलिमिनेटिंग एक्सक्लूजन विद इन एंड फ्रॉम एजुकेशन। कहता है कि जो बच्चे बाहर हैं उनको सम्मिलित कर लेना ही इंक्लूजन कहलाता है। इसमें शामिल होते हैं इट इन्वॉल्व चेंजेज एंड मॉडिफिकेशन इन कंटेंट, यह तभी संभव है जब आप कंटेंट में मॉडिफिकेशन करो, पहुंच बनाओ, स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रेटजी तैयार करो, कॉमन विजन के साथ सारे बच्चों को देखो कैसे बच्चे सारी चीज़ सीख पाएंगे, कौन सा बच्चे को क्या चीज़ जरूरत है उसके लिए मतलब कि वो कराओ। तो ये सब क्या है, तभी आप इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन बढ़ावा देने के लिए होता है तभी संभव है एजुकेशन फॉर ऑल का स्ट्रेंथिंग को मतलब कि माना जाए, क्योंकि उसको सम्मिलित कर और उसके पूरे मतलब कि फॉलो होगा, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉलो करता है। इसको कुछ जस्टिफिकेशन, एजुकेशनल जस्टिफिकेशन क्या आ रहा है, तो एजुकेशन के आधार पर कैसे कोई बच्चा को बाहर रखा गया है, तो उसको कैसे उसको सम्मिलित करना है, या फिर जो सोशल होता है, जो जैसे कि कोई बच्चा जैसे किसी बच्चे की जरूरत है समावेशी स्कूल में, जिससे सारे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ सकें और इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर शिक्षा का प्रदान किया जा सके, जिससे सारे बच्चे का बेनिफिट मिल सके, वह एजुकेशन जस्टिफिकेशन में होगा। सोशल जस्टिफिकेशन में होगा कि हमारे अंदर के एटीट्यूड को बदल देता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्योंकि जब अलग अलग क्षेत्र के बच्चे एक साथ बैठेंगे तो उनमें डिस्क्रिमिनेटरी का भाव खत्म हो जाएगा और एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन क्या है, कम खर्च वाला स्कूल का निर्माण हो तथा इससे सारे बच्चे आराम से पढ़ सकें, यह इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन पर बात हुआ। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 24 को। आर्टिकल 24 क्या है, आर्टिकल 24 में यह बात होता है कि द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी adopted in 2006 which advocate for inclusive education and recent legislation to protect education।
मतलब इसमें बात करें तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन 2006 में अपनाया गया, जो समावेशी शिक्षा और शिक्षा की रक्षा के लिए हाल के कानून की वकालत करता है। इसमें क्या होता है कि द राइट टू एसेस एजुकेशन इंडिजिनियस लैंग्वेज बोथ प्रोवाइड फॉर द इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव, मतलब कि जो शिक्षा तक पहुंचने का अधिकार स्वदेशी भाषा दोनों समावेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्रदान करता है। एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, सीखने के माहौल में सम्मान का अधिकार होना चाहिए। ये सब आर्टिकल 24 में बात किया गया था। हम लोग हम लोग बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क इन सपोर्ट ऑफ इंक्लूजन 1948 टू 2007 तक, मतलब कैसे कि लीगल फ्रेमवर्क सपोर्ट किया, कैसे इसमें काम किए, वो हम इसका बात करते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपुल, मतलब कि स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 2007 में किया गया। दूसरा है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर कन्वेंशन 2006 में किया गया। उसके बाद 2005 में विविधता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति जो 2005 है, इसको भी याद करने के लिए, जैसे कि 2005 में इसमें क्या किया गया कि जो जो भी विविधता और संस्कृति अभिव्यक्ति के संरक्षण और संवर्धन पर सम्मेलन सम्मेलन कर लिया गया। और 1990 में क्या किया गया कि इसमें क्या किया गया कि बाल श्रम, जो भी बाल श्रम के न्यूनतम रूप को समाप्त करने के लिए निषेध और तत्काल कार्रवाई संबंधित सम्मेलन किया गया। उसके बाद 1990 में क्या किया गया कि सभी प्रवासी, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। उसके बाद 1989 में बाल अधिकारों पर सम्मेलन किया गया। 1989 में ही स्वतंत्र देश में स्वदेशी और आदिवासी लोगों को संबंधित सम्मेलन किया गया। 1979 में जो भी महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को उन्मूलन सम्मेलन किया गया। 1965 में नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। उसके बाद 1960 में शिक्षा की स्थिति के खिलाफ सम्मेलन किया गया और 1948 में मानव अधिकारों को सार्वजनिक घोषणा पत्र दे दी गई। मतलब कि इस तरह का जितना भी आपको है इस सब माइंड में रखना होगा। 7, 6, 5, 99, 90, 89, 79, 65, 60 और 48 में कौन कौन सा लीगल फ्रेमवर्क सपोर्ट किया गया। इंक्लूजन क्वालिटी या रिस्पोकल, दोनों रिस्पोकल हैं, क्योंकि जो कॉग्निटिव जिसमें बात किया गया था, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं लर्नर के एक अलग है, और एक और जो शिक्षार्थी संज्ञानात्मक विकास और दूसरी ओर जिम्मेदार नागरिकता और रचनात्मक और भावनात्मक विकास के मूल और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में शिक्षा भूमिका निभाती है। क्योंकि एसेंस क्वालिटी जो होता है वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म का कोई ये है। क्योंकि क्वालिटी में सफर फ्रॉम फेस टू द लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल, क्वालिटी चेंज करता रहता है, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग द लर्निंग कैन सक्सीड रिस्टोरिंग द बैलेंस, जब तभी संभव है जब आप बैलेंस को संरक्षण कर सकते हैं। इनहांसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप उसका कितना बढ़ रहा है, बेसिक स्किल कितना मजबूत हो रहा है, फिजिकल हेल्थ कितना मजबूत हो रहा है, इमोशनल ग्रोथ क्या हो रहा है, नॉर्मली कंसिडर पार्ट ऑफ द इफेक्टिव डोमेन ऑफ द लर्नर। हाउएवर दिस फैक्टर आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड रेनफोर्सिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ये मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रभावित करता है, कॉग्निटिव हो या फिर इफेक्टिव डोमेन हो, या साइकोमोटर हो। प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग सबसे बड़ा होता है, आप जितना प्लान किए हो, कितना आप उसको कर रहे हो, कितना उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो भी जरूरी है। आपको कैसे आप इंक्लूजन और क्वालिटी को दोनों को मतलब कर सकते हो, दोनों एक अलग अलग चीज़ है। अभी जैसे इंक्लूजन में कुछ और बात हुआ, अब उसमें क्वालिटी आएगा कैसे, तो आप उस चीज़ को, बच्चा अगर इस चीज़ों को फॉलो करता है तो क्वालिटी आएगा, क्योंकि ज़्यादा समय तक नहीं फॉलो करेगा तो क्वालिटी नहीं आ पाएगा। तो चलते हैं, आप तो कह सकते दोनों रेसिप्रोकल है। इंक्लूजन एंड कोस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, तो यह बहुत मतलब कि यह डिफिकल्ट टू स्पीक अबाउट, यह कहना बहुत मुश्किल है कि जो इंक्लूजन है विदाउट कंसिडरिंग इशू ऑफ कॉस्ट बिटवीन सेंडिंग ए चाइल्ड टू स्कूल और हैविंग हिम और बिरिंग रेवेन्यू टू फीड द फैमिली। यह कहना कि बिना पैसा का मतलब कि जाना, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप बिना पैसा का भेज सकते हो, क्योंकि OECD जो कंट्री है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वहाँ 5% से लेकर 40% तक बच्चे जो होते हैं ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। वह अपने फिनिशिंग विथ लो स्किल एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, दोज हु ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल आर मेनी पीपल नेगेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री ऑफ हैविंग ए रिपीट ईयर बिकॉज पुअर परफॉर्मेंस करना फिर से करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर उनको ज़्यादा पर पैसा लगेगा। एट नाउ वंस अगेन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी बेटर परफॉर्मेंस सच इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो आप इस क्षेत्रों में कर सकते हो। टीचर का ट्रेन करा सकते हो, सप्लाई मटेरियल दे सकते हो, ICT का यूज कर सकते हो, इससे आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ कहता है कि ये कोई जरूरी नहीं कि इंक्लूजन को कॉस्टली है, कम कॉस्ट में भी आप अच्छे प्रमोट कर सकते हो, जैसे मल्टी ग्रेड, मल्टी एज, मल्टी एबिलिटी क्लासरूम, इनिशियल लिटरेसी, मदर टंग ट्रेनिंग, ट्रेनर मॉडल, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लिंकिंग स्टूडेंट, प्री सर्विस ट्रेनिंग,
school peer teaching and converting a special school into resources centers that provide expertise and support to cluster of the regular school को मिल सकता है। जैसे जमाइका, एग्जाम्पल टू जमाइका जो है अभी हाल ही में इंटरवेंशन शो ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस अप्रोच का फॉलो किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विदेश है, तो जमाइका। पीसा ने कहा था, पीसा डेमोन्स्ट्रेटेड द क्वालिटी डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। पीसा ने कहा, पीसा ने इस चीज को जिक्र करते हुए बात को कहा था कि जो हम लोग का क्वालिटी एजुकेशन है वह कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है उसे कोई उसके कॉस्ट के मतलब कीमत पे, क्योंकि क्वालिटी एसेंस द लर्निंग आउटकम रिलेट मच मोर टू द क्वालिटी ऑफ टीचिंग देन अदर फैक्टर सच एज क्लास साइज। कहता है कुछ अदर भी फैक्टर कर सकते हैं, जैसे क्लास साइज कैसा है आपका, क्लासरूम डाइवर्सिटी कैसा है, इनफैक्ट वन टिपिकल फीचर ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्कूल सिस्टम कैसा कर रहा है, अलग अलग वे हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेटिंग सपोर्टिंग स्टूडेंट कैसा हो रहा है, जिसके कारण भी बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सिर्फ क्वालिटी जो नहीं सिर्फ पैसा पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एजुकेशन इज ऑप्शन सेट टू प्ले की रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ वन स्पेंड्स वन एडल्ट लेवल हायर लेवल एजुकेशन ट्रांसलेट इनटू हायर अर्निंग, बेटर हेल्थ एंड लॉन्गर लाइफ। कहता है कि एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप एक अच्छे स्पेंड कर सकते हो, हाई लेवल का एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, हायर अर्निंग कर सकते हो और बेटर हेल्थ और लॉन्गर लाइफ को जीवन को व्यतीत कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट इंक्लूसिव एजुकेशन, कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को आप बढ़ावा दे सकते हो, इसके बहुत सारे कई कारण हैं। जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का बढ़ावा देने के कारण पहला है द सक्सेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। Education as the key to stabilizing inclusive society depend on the agreement among all relevant partner on a common vision supported by number of specific steps to be taken to put this vision into practice। मतलब कह सकते हैं समावेशी समाज के स्थापित करने की कुंजी के रूप में समावेशी शिक्षा बनाने की सफलता के दृष्टि को व्यवहार में लाने के लिए उठाए जाने वाले कई विशिष्ट कदम रखे गए। जैसे कि कहा जाता है कि पहला अगर बात करें तो क्या उपलब्ध संसाधन, जो भी हमारे संसाधन उपलब्ध हैं जो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उपलब्ध संसाधन मुद्दे के दायरे पर स्थानीय स्थिति विश्लेषण करना और समावेश और समावेशी शिक्षा का समर्थन उनका उपयोग करना। उसका अर्थ हो सकता है कि सबके लिए शिक्षा का अधिकार पर राय का जुटाना, ये भी बहुत बड़ा जरूरी होता है। आप कैसे समावेशी और गुणवत्ता को शिक्षा को अवधारणा को आसपास भवन का निर्माण करना, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिएट करने में। कहता है कि रिफॉर्मिंग मतलब आप कह सकते हो कि समावेशी अंतर्राष्ट्रीय जो भी सम्मेलन हुआ, सम्मेलन घोषणा और सिफारिश के अनुरूप सब समीकरण में समर्थन करने के लिए कानून में सुधार करना, कि आप कौन कौन सा कानून सुधार कर रहे हो, तो वहाँ से भी हो सकता है। उसके बाद आप जो भी सपोर्टिव जो भी समावेशी शिक्षा के दिशा में विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय क्षमता का निर्माण का समर्थन करना। उसके बाद समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रभाव को मापने के तरीका को विकसित करना। स्कूल नहीं जाने की पहचान, जो भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने वाले बच्चों की पहचान करने और समुदाय आधारित तंत्र विकसित करना, उन्हें इंटर स्कूल में रहने की रास्ता को खोल दें। मतलब कि आप जो बच्चे नहीं जा रहे तो उनके लिए क्या करें, वहाँ पे जाने के लिए उस तरह का आप एक तरह का आप कानून बनाइए, या फिर इस तरह का उस तरह का बच्चे को इन्वॉल्वमेंट करें कि हाँ इस तरह जाने से वहाँ फायदा होगा, तो बच्चे उससे खुशीपूर्वक जा सकते हैं। उसके बाद आप उसको क्या कीजिए, हेल्प कीजिए, जैसे कि जो शिक्षक जो आप हेल्पिंग टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर रोल्स ऑफ एजुकेशन देयर इंक्लूजन डाइवर्सिटी क्लासरूम अपॉर्चुनिटी नॉट ए प्रॉब्लम। कर सकते हैं शिक्षा में उनकी भूमिका को समझने में मदद करना और कक्षा संचालन में विविधता को शामिल करना कोई समस्या नहीं है, इस बात को आप समझाएं। इट इज नाउ स्ट्रांगली, अब यह दृढ़ता से तर्क दिया गया कि स्कूल सुधार के माध्यम से समुदाय के भीतर समान स्कूल को पुनर्गठित करना और गुणवत्ता पर ध्यान देना सुनिश्चित करें तो सभी बच्चों को प्रभावी ढंग से सिखा सकें, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन क्या होता है। इसमें हमको जो जो एजुकेशन सिस्टम है कैसे हम इसको मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, कैसे डाइवर्सिटी जो है उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे अलग अलग हम इसको बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इसको फ्लेक्सिबल टीचिंग लर्निंग मेथड को अपनाओ, कोई ज़्यादा रिजिड मत बनाओ, बच्चे पर ही छोड़ो, रीओरिएंटेशन एजुकेशन करो, फिर से करो, फ्लेक्सिबल करिकुलम को तैयार करो, डाइवर्सिटी को वेलकमिंग करो, जितने भी डाइवर्सिटी सबको वहाँ पे आप एक साथ लेकर चल सकते हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट करो, आपको उसको राइट बनाने के लिए आप पहले ही उसको आइडेंटिफिकेशन करा लो, कौन सा बच्चा का फेलियर होने का, उसको रिमेडिएशन दो, उसको मतलब कि आप हेल्प करो, मदद करो। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड का करके इनोवेटिव अप्रोच को टीचिंग एड को लगाओ, एज वेल आईसीटी का प्रयोग करो तुम। रिस्पॉन्सिव चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट को तैयार करो, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट वर्किंग एंड डेलिबरेटली एंड एक्टिवली प्रमोट टू इंक्लूजन फॉर ऑल को बढ़ावा दो। चैलेंज बनकर क्या आएगा, बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने आ रहे थे, अब तो यहाँ तो बन चुका है, बनने के बाद हमारे पास अब चैलेंज आ रहा था कि चैलेंज आखिर कौन कौन सा चैलेंज को हमें अपनाना होगा।
या फिर इस चैलेंज से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग कैसे इस चीज़ को बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन था 48 आईसीई का मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन, आईसीई यहाँ पे एक टर्म है आईसीई, आई सी और ई, मतलब यहाँ इसका होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बात में कहा गया था। इसमें जो भी था यूनेस्को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन के साथ साथ उसके हेडक्वार्टर जो वहाँ के लोग आए थे, नेशनल कमीशन फील्ड के लोग आए थे, फील्ड ऑफिसर आए थे, मेंबर आए थे, कम्युनिटी आए थे, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस आए थे, क्यूरिकुलम डेवलप्ड एज वेल एज अदर सिविल सोसाइटी पार्टनर आए थे, 13 रीजनल प्रिपरेटरी वर्कशॉप, 914 पार्टिसिपेंट फ्रॉम 128 कंट्री से आए थे वहाँ पे। द पर्पस था इस मीटिंग का कि डिस्कस किया जाए कि जो परसेप्शन पर इंक्लूसिव एजुकेशन के बीच में बना हुआ है उसको कैसे लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट कराया जाए और कितने अच्छा से हम लोगों के बीच में रखा जाए, और कौन कौन से कंसर्न होंगे, कौन कौन से मुद्दे पर ज़्यादा बात होना है, उस चीज़ को वहाँ पे रखा गया था। इसके लिए कहा गया कि हम इस चीज़ में अगर बात करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, तो क्षेत्रों को वहाँ पे फिर बात करने को उन्होंने कहा था। तो जो उन्होंने बात किया था वो इस प्रकार है। उन्होंने एटीट्यूडनल चेंज के बारे में बताया। आखिर एटीट्यूडनल चेंज क्या होगा, क्या एटीट्यूडनल चेंज होना चाहिए, क्योंकि बिना एटीट्यूडनल चेंज का कुछ भी संभव नहीं है। जैसे एटीट्यूडनल चेंज का मतलब कहने का हुआ कि आप कैसे किसी चीज़ को देख रहे हो। जैसे कि कोई भी पॉलिसी डेवलपमेंट हुआ तो आप उसको कितना ले रहे हो, कितना उसको आप अपने आप पर ढाल रहे हो, या उसको यूज करने के लिए कैसे आप अप्लाई कर रहे हो, तो वह आपके सामने एटीट्यूडनल चेंज आया था। जैसे पहला था जो द टर्म ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अवेयर एंड सपोर्ट, मतलब कि आप कितना जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, कितना सपोर्ट करना चाहिए। इस ये सब पॉइंट बाय पॉइंट है। द टर्म ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि नीड टू बी फर्दर क्लैरिफाइड एंड अडॉप्टेड बाय एजुकेटर, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी मेकर एंड सोशल सेक्टर। जो एजुकेशन है वह चाहे गवर्नमेंटल सरकार हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब कोई इसको अपनाए। पॉलिसी मेकर इस तरह का बात को लेकर यहाँ पे बात कहा था। द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस एंड सपोर्ट कहता है कि इन society about inclusive education need to be addressed through advocacy and dialogue at regional and national level पे। इसको आप एक क्षेत्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे बात करें और इस चीज़ को कहें कि हाँ इससे जाने से इस तरह का सुधार हो सकता है बच्चों में, तो आप वहाँ पर जाकर इस बात को रखें। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का बात, नीड टू टेक इंक्लूसिव एजुकेशन इनटू अकाउंट, मतलब कि जितना इसको लंबा टर्म का बात कहा गया था इस पॉलिसी के बारे में। इंटीग्रल एंड मल्टी सेक्टरल एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच नीडेड टू गारंटी द राइट टू एजुकेशन का बात इसमें रखा गया था। रीजनल एंड नेशनल डायलॉग हुआ था कि आप राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषा पे जाकर अच्छे से ढंग से बात करें और उनको बढ़ावा देने की रखें। कहता है ईयरली इंक्लूजन थ्रू ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का बात कर दिया गया था। इसमें क्या कहते इसमें इसमें बात कहा गया था कि आप जो भी ईयरली चाइल्डहुड जो था हम पहले बताए थे ईसी, उसी का बात यहाँ पे आया था। तो हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया था ईसीसी, मतलब कि ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन क्या था, तो उसमें बच्चे को क्या कहा जा रहा था कि बच्चे को प्राइमरी स्तर पे किसी चीज़ को बढ़ावा देने का बात कहा जा रहा था। तो वही यहाँ पे कहा जाता है कि जो इंक्लूजन के थ्रू हम इस चीज़ को देंगे, किसके थ्रू देंगे, इंक्लूजन के थ्रू हम इस बात को वहाँ पे रखेंगे कि आखिर बच्चा कैसे उस चीज़ को करेगा। जैसे बचपन की देखभाल और शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक समय से इंक्लूजन कहता है कि प्रारंभिक बचपन के जो इंटरवेंशन होते हैं, हस्तक्षेप को शुरू से ही सही बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी के लिए एक साथ तरीके से देखा जाना चाहिए। कहता है कि इंक्लूसिव करिकुला को अपनाना चाहिए, जैसे कि हाई एकेडमिक हैविली ओवरलोड नहीं, एकदम रिलैक्स फ्लेक्सिबल देना चाहिए, आराम से बच्चा कर सके, सब कुछ कर सके, कोई पूरा मतलब काउंटर प्रोडक्टिव नहीं कि नहीं एकदम ओवरलोड, नो। इस तरह का काम मतलब कि करिकुला ने तैयार करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी डेवलप इन द करिकुलम में, दोनों होना चाहिए। कोहेसिव ट्रांजिशन मतलब सुसंगत संक्रमण और पाठ्यक्रम की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। मल्टीपल स्टेक होल्डर, कई जितने पाठ्यक्रम डिजाइन भाग लेने वाले उनको प्रोत्साहित किया जाए और इस चीज़ को निर्माण किया जाए। टीचर एंड टीचर एजुकेशन कहता है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रखा जाए टीचर के लिए, बेहतरीन के लिए। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाए, सारे जितने ट्रेनिंग ऑफ ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल को दिया जाए। द क्रिएशन ऑफ इंसेंटिव रियूनियन टीचर सोशल स्टेटस को तैयार किया जाए कि आखिर कैसे उनके क्या शिक्षा के सामाजिक स्थिति और प्रोत्साहन का निर्माण के बाद कहा गया था। उसके बाद बात करते हैं रिसोर्स लेजिस्लेशन, मतलब कि आप कौन कौन सा रिसोर्स को आप अपना रहे हो। पहला नेशनल लेजिस्लेशन मतलब राष्ट्रीय कानून,
सेकेंड था सेकेंड इंटरनेशनल कन्वेंशन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तीसरा था नीति और कानून कार्य मतलब कि जो नीति का और कानून कैसे आप निर्वहन कर रहे हो, नीति और कानून के बजट कैसे बन रहे हैं, और आपको इस तरह का बात इसमें करना किया गया था। इस चीज को ध्यान रखकर मतलब काफी जो पॉलिसी मेकर थे इस बात को देखकर आगे बढ़ रहे थे। उसका सपोर्टिंग द पॉलिसी साइकिल, आखिर सपोर्ट कैसे किया गया इस पॉलिसी साइकिल को, तो कहा गया कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम एंड सोसाइटी कैन ओनली बी रियलाइज इफ गवर्नमेंट आर अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड द कमिटेड टू सॉल्विंग इट। यह तभी संभव है जब सरकार इस चीज को देखे और उसके समस्या को समझे और उसको सोल्व करने की प्रयास करे। कहता है कि जो कहता है कि दिस मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द विलनेस टू अंडरटेक डेप्थ एनालिसिस टू साइज एंड द कैरेक्टर ऑफ द आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन एंड इंश्योर द इंटीग्रेशन टू क्वालिटी एजुकेशन अदर काइंड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए। सब इस तरह का बात कहा गया था। गवर्नमेंट का जो था कमिटमेंट था कि कमिटमेंट आल्सो एक्सप्रेस इटसेल्फ एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन इंश्योरिंग दैट इंक्लूसिव एजुकेशन एप्रोप्रिएटली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड एज राइट ऑफ इशू। सरकार की प्रतिबद्धता और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तरीके से सिफारिश के अनुसार स्थापित उचित कानून ढांचे में व्यक्त किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा को वास्तव में एक ऐसी सभी सही मुद्दे के रूप में समझना और व्याख्या करना बहुत जरूरी है। कहा था कि जो राष्ट्रीय नीति नियोजन और कार्यान्वयन के प्राथमिक और राष्ट्रीय बजट में तुलनात्मक आवंटन और विकास सहायता के अनुरोध में प्रशिक्षित होना चाहिए। कैसे चीज को हम लोग एलोकेशन करेंगे इसके क्षेत्र में। कहता है कि शिक्षार्थी शिक्षा प्रणाली और व्यापक सामाजिक विकास के संबंध में समावेशी शिक्षा नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और निजी क्षेत्र से उचित निगरानी के मूल्यांकन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। कैसे हम जो इंटरनेशनल है जो नेशनल है उसके बीच में कैसे हम लोग दोनों के बीच में जो ऐड होगा कैसे हेल्प करेगा मुझे वो बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी था। कंक्लूजन ये निकला कि सुझाई गई संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और इसमें बहुत अधिक सहयोग होता है ऐसा करने के लिए कि कई कार्यों में से एक समकार योजना अंतिम समाधान होगा। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि इस बात पर जोर दिया जाए कि ऐसी योजना के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग बढ़ावा देंगे और हम इसको बढ़ावा मतलब कैसे ना कि इंक्लूजन है मतलब कि जगह जो इस तरह का जो मतलब कि पॉलिसी है उसकी लेट नहीं आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। जितनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होगी उतनी ज़्यादा बेनिफिट होगी। जो भी बच्चे हैं जो एक्सक्लूडेड हैं उनको इंक्लूड में सम्मिलित कर लिया गया था। इसी को रखते हुए इस पॉलिसी का निर्माण